जा जा सुन, अदर सुन, आगे पढ़ेंगे, रिवाइजिंग करते हुए आगे पढ़ेंगे। अभी तक क्या क्या पढ़े थे देखो। सबसे पहले हम लोग देखे थे क्या, सबसे पहले हम लोग देखे थे कंसंट्रेशन, देखे थे ना। सोल्यूट की मात्रा को बोलते हैं कंसंट्रेशन। जब वो कंसंट्रेशन हम 1 लीटर में देखते थे तब उसको हम बोलते थे ओस्मोलारिटी। जिसका कम ओस्मोलारिटी हाइपोटोनिक, जिसका ज्यादा ओस्मोलारिटी हाइपरटोनिक। पढ़े थे ना। जिसका ओस्मोलारिटी ब्लड के ओस्मोलारिटी के बराबर उसको क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक। पढ़े हुए थे, पढ़े थे ना। फिर पढ़े थे एबी फ्लूइड्स 3 प्रकार का होता है, इंट्रावेनस फ्लूइड, आइसोटोनिक फ्लूइड्स, हाइपोटोनिक फ्लूइड्स और हाइपरटोनिक फ्लूइड्स। पढ़े थे ना। तो लास्ट क्लास में जो हम लोग पढ़े थे ना वो आईवी थेरेपी के बारे में पढ़े थे। इंट्रावेनस थेरेपी जिसको हम बोलते हैं। इंट्रावेनस थेरेपी में हम क्या यूज करते, इंट्रावेनस फ्लूइड यूज करते हैं, फिर आईवी फ्लूइड्स यूज करते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, फिर कैनुला यूज करते हैं। पढ़े हुए है ना। क्या यूज करते हैं, कैनुला यूज करते हैं। ये बात हम लोग पढ़े हुए थे, पढ़े थे ना। तो कैनुला के बारे में हम पढ़ चुके थे। फिर किसके बारे में पढ़े, उसके बाद कैनुला के बारे में जब पढ़ लिए उसका फ्लो रेट भी देख लिए। फ्लो रेट देखने के बाद किस किस साइट पर कैनुला को हम एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं हम वो भी देख लिए, देखे कि नहीं। अब फिर से हम तुमको बता रहे कैनुला किस किस जगह पर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, किस किस साइट पर हम कैनुला नहीं लगा सकते। एक बात याद रखना, कैनुला ऑलवेज अप्लाई ऑन नॉन डोमिनेंट हैंड। जो हाथ को हम प्राय यूज नहीं करते उस हाथ में ही हम प्राय सेलेक्ट करते हैं किसको, कैनुला लगाने के लिए। बात समझ रहे हो। जिस प्रकार हम राइट हैंडेड इंसान है तो मेरा डोमिनेंट हैंड कौन सा हो गया, राइट हैंड मेरा डोमिनेंट हो गया। इस कंडीशन में अगर हमको कोई कैनुला लगा रहा है तो कौन सा हाथ में लगाएगा, लेफ्ट हैंड में। समझ रहे हो। क्योंकि अगर डोमिनेंट हैंड में ही कैनुला लगाया चले जाए तो आदमी अपना नॉर्मल एक्टिविटी भी नहीं कर सकेगा ना, बाधित हो जाएगा ना। और अगर नॉर्मल एक्टिविटी किया तो आईवी थेरेपी का कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है, इन्फिल्ट्रेशन, फ्लेवाइटिस देखने को मिल सकता है। क्योंकि मूवमेंट करेगा तो कैनुला अपना स्थान से डिस्प्लेस भी हो सकता है, डिस्प्लेस भी हो सकता है। तो क्या देखिए अभी, हाँ, कैनुला को हम हमेशा नॉन डोमिनेंट हैंड पर यूज करेंगे, कभी भी उसको डोमिनेंट हैंड पर यूज नहीं करेंगे। किस किस कंडीशन में हम कैनुला को यूज नहीं करेंगे इसका सुन लो। कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ कैनुला या कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ आईवी साइट। अगर कोई हाथ वीक और पैरालिसिस हो रखा है, किसी हाथ में पैरालिसिस मार रखा है, कोई हाथ कमजोर है तो उसमें हम कैनुला नहीं लगाएंगे। सुन रहे हो। क्योंकि पैरालिसिस वाला हाथ में नर्व सप्लाई नहीं होता, वो पहले से वीक होता, उसमें हम कैनुला नहीं लगाएंगे। कोई हाथ का फ्रैक्चर हो गया है उसमें कैनुला हम नहीं लगाएंगे। कोई हाथ या कोई एक्सट्रीमिटी बर्न हो चुका है, जल चुका है, उसमें हम कैनुला नहीं लगाएंगे। या किसी साइड में मेस्टेक्टोमी हो रखा है, मेस्टेक्टोमी समझ रहे हो ना, छोड़ो। तो कुल मिला के कितना साइड पर हम कैनुला नहीं देंगे, पेशेंट को अप्लाई करेंगे। पहला, पेशेंट का हाथ वीक या पैरालिसिस हो, इस कंडीशन में हम उस स्थान पर कैनुला अप्लाई नहीं करेंगे। दूसरा, पेशेंट का हाथ फ्रैक्चर हो रखा है, उस कंडीशन में कैनुला अप्लाई नहीं करेंगे। तीसरा, अगर पेशेंट को बर्न हो रखा है उसी साइड में, हम उस साइड में कैनुला अप्लाई नहीं करेंगे। समझ रहे हैं ना। चौथा कंडीशन किसमें हम कैनुला अप्लाई नहीं करेंगे, अगर कोई इंसान का कोई एक्सट्रीमिटी में एवी फिस्टुला बना हुआ है, आर्टरी और वेन को मिला करके कनेक्शन बनाते हैं जिसको बोलते हैं एवी फिस्टुला, तो उसमें भी हम कैनुला यूज नहीं करेंगे। उसके जस्ट क्या करेंगे, अपोजिट हैंड या अपोजिट एक्सट्रीमिटी में हम कैनुला को यूज करेंगे। क्या इतना बात समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं। अब हम लिखाएंगे सब बात को, अभी सुन लो पहले। तो कैनुला जो हम लोग नॉर्मली लगाते हैं नॉन डोमिनेंट हैंड पर लगाएंगे। कौन सा हैंड पर लगाएंगे, कैनुला जब भी लगाएंगे तो नॉन डोमिनेंट हैंड पर लगाएंगे। तो मोस्ट कॉमन वैन सेलेक्ट जो करेंगे कैनुला लगाने के लिए, मोस्ट कॉमन वैन जो सेलेक्ट करेंगे किसको लगाने के लिए, कैनुला लगाने के लिए मोस्ट कॉमन वैन जो लेंगे, तो देखो
ये मेरा कौन सा हाथ हो गया, हाथ हो गया हुआ ना, ये थंब साइड हो गया। तो थंब साइड के तरफ जो भेन होगा, थंब साइड के तरफ जो भेन होगा, कौन सा भेन होगा, सेफेलिक भेन। जस्ट थंब के अपोजिट साइड पर जो भेन होगा इस वाला पार्ट पर, कौन सा भेन होगा, बेसेलिक भेन होगा ना। अब देखो ये गड्ढा को हम क्या बोलते हैं, एंटीक्यूबेडल फोसा, जहां पर ब्रेकियल पल्स फील करते, यहाँ सबसे डीप भेन प्रेजेंट होता है, सबसे मोटा भेन प्रेजेंट होता है इस स्थान पर। तो इस स्थान पर जो भेन होगा इसको बोलते हैं मीडियल क्यूबेटल भेन। तो 3 नॉर्मली साइड पर हम कैनुला लगाना प्रिफेयर करते। थंब के साइड पर जो होता है बोलते हैं सिफेलिक भेन, थंब के अपोजिट साइड पर जो होता है बेसेलिक भेन, और ये एंटीक्यूबेडल फोसा वाला स्थान पर जो हम कैनुला को अप्लाई करेंगे इसको क्या बोलते हैं हम, मीडियल क्यूबेडल भेन बोलते हैं ना। मोस्टली 3 साइड पर हम क्या करते, कैनुला को अप्लाई करते हैं कि नहीं। फिर पढ़े थे कि कैनुला अगर न्यूनेट में हम इंसर्ट करेंगे तो न्यूनेट में हम कैनुला इंसर्ट जो करें, जो नवजात बच्चा है, तो नवजात बच्चा का नाभि में लगा हुआ जो कॉर्ड होगा जिसको हम बोलते हैं एम्बलिकल कोट, एम्बलिकल कोट, उस एम्बलिकल कोट में जो भेन होगा ना उसी भेन में हम क्या अप्लाई करेंगे, कैनुला को। किसमें, न्यूनेट में। किसमें, न्यूनेट में। समझ रहे हो। हाँ, अगर बच्चा इन्फेंट हुआ मतलब न 1 मंथ से ऊपर का हुआ तो उस कंडीशन में हम जो अप्लाई करेंगे, या तो हम लोअर एक्सट्रीमिटी में अप्लाई करेंगे कैनुला को, पैर में अप्लाई करेंगे। कहाँ करेंगे, या तो पैर में अप्लाई करेंगे लोअर एक्सट्रीमिटी में, या कहाँ अप्लाई करेंगे, स्काल्प भेन। हेड का स्काल्प मतलब चमड़ी होता है, स्काल्प भेन पर मोस्टली ये वाला रीजन पर होता है स्काल्प भेन। इस वाला रीजन पर हम क्या अप्लाई करते हैं, कैनुला अप्लाई करते हैं। अब बोलोगे माथा में ही कैनुला कैसे लगाएंगे, इसका इसलिए ये प्रीफेयर साइड होता क्योंकि इसके जस्ट नीचा बोन होता, जस्ट इसके नीचा क्या होता, प्रोटेक्शन के लिए बोन होता। नस का नस यहाँ से विजुअलाइज आसानी से हो जाता, और दूसरी बात यहाँ पर फैट का डिपोजिशन नहीं होता। इसलिए इन्फेंट में मोस्ट कॉमन साइट कैनुला लगाने का कौन सा होता, इसका क्या जवाब देंगे, स्काल्प भेन। कौन सा भेन, स्काल्प भेन, जो हेड पर होता। अरे इन्फेंट को सर में बाल नहीं होता, याद रखना, समझ रहे हो ना। तो उसको कहाँ लगाएंगे, स्काल्प भेन, हेड पर हम क्या लगाएंगे, कैनुला लगाएंगे। अगर वहाँ नहीं लगाना चाहे तो हम कहाँ लगाएंगे, पैर में लगाएंगे, लोअर एक्सट्रीमिटी में कैनुला लगाएंगे। क्या इतना बात समझ गए, अब समझ रहे हैं ना। तो न्यूनेट में लगाएंगे एम्बिलिकल भेन में, और चिल्ड्रन या इन्फेंट में हम लगाएंगे कहाँ पे, या तो स्काल्प में या तो लोअर एक्सट्रीमिटी में लगाएंगे। एडल्ट में नॉर्मली सेलेक्ट करते 3 साइड, थंब के साइड पर जो होगा इस पर सिफेलिक, जस्ट उसके अपोजिट पर क्या होगा, बेसेलिक, और एंटीक्यूबेडल फोसा में कौन सा, मीडियल क्यूबेडल भेन होगा ना। तो अगर हमको रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन मेडिसिन का करना है, रैपिड समझ रहे हो ना, हाई अमाउंट में फ्लूइड को देना है, या हमको ब्लड डोनेट करना है, तो उस दौरान हम छोटा मोटा भेन से ब्लड या ब्लड का सैंपल को नहीं निकालेंगे। हम उस दौरान थोड़ा मजबूत भेन का सेलेक्ट करते। तो मजबूत भेन कौन सा होगा, ये वाला होगा या ये वाला होगा। तो मीडियल क्यूबेडल भेन कैसा भेन होगा, मजबूत भेन होगा। समझ रहे हो ना। तो अब हम सब कुछ लिखेंगे, सुनो। स्पेशल कंसिडरेशन, स्पेशल कंसिडरेशन में कैनुला ऑलवेज अप्लाई ऑन नॉन डोमिनेंट हैंड, राइट और रॉन्ग, राइट। सुनो लिखो, कैनुला ऑलवेज अप्लाई ऑन नॉन डोमिनेंट हैंड पर हमेशा कैनुला को अप्लाई करेंगे। कैनुला किस किस साइड पर हम नहीं देंगे, मोस्टली 3 से 4 साइड पर कैनुला अप्लाई नहीं करेंगे। पैरालिसिस का कंडीशन में, फ्रैक्चर का कंडीशन में, बर्न का कंडीशन में, और एवी फिस्टुला बन गया उस कंडीशन में हम कैनुला अप्लाई नहीं करेंगे। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ कैनुला साइट। कैनुला साइट के लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन साइट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला साइट बताओ,
पहला साइड बताओ, वीक एंड पैरालिसिस, वीक एंड पैरालिसिस हैंड में कैनुला अप्लाई हम नहीं करेंगे। करेंगे क्या? अगर हाथ में, उसी हाथ में फ्रैक्चर हो रखा है, क्या हम उसमें कैनुला अप्लाई करेंगे? वही हाथ में अगर बर्न हो रखा है, क्या हम उसमें कैनुला अप्लाई करेंगे? नहीं। वही हाथ में अगर ये भी फिस्टुला बना हुआ है, तो उसमें भी कैनुला अप्लाई हम नहीं करेंगे। तो ये वो साइड होगा जहां पर हम कैनुला को क्या रखते, कॉन्ट्रा इंडिकेशन रखते, कैनुला को हम पेशेंट में नहीं लगाते। समझ रहे हो ना? सुनो, अब इसके बाद क्या देखेंगे? आईवी थेरेपी का कॉम्प्लिकेशन पढ़ रहे थे। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो रहा था? किसका? आईवी थेरेपी का। उसको पढ़ेंगे हम, पढ़ेंगे ना? तो सुनो, इसको मिटाएं। जल्दी लिखो। सुनो, इधर सुनो। कैनुला के लिए मोस्ट कॉमन साइट नहीं लिखना, खाली समझना। मोस्ट कॉमन साइट, अगर एडल्ट है, एडल्ट का ये हाथ हो गया, हाथ हो गया, तो इस वाला पार्ट को क्या बोलेंगे? थंब। इस वाला पार्ट को क्या बोलेंगे? एंटीकोबाइडल फोसा बोलेंगे ना। थंब के साइड पर जो होगा वेन, सेफेलिक वेन। थंब के नीचे में जो होगा बेसिलिक वेन। इस स्थान पर जो होगा कौन सा वेन? तो नीचे में होगा बेसिलिक वेन। कैसा वेन? बेसिलिक। ऊपर की तरफ कैसा वेन? सेफेलिक वेन। और जो एंटीकोबाइडल फोसा पर होगा, गड्ढा पे जो होगा, कैसा वेन? मीडियल कुबाइडल वेन। ये वेन प्रेजेंट होता है कहां पर? हाथ में। समझ रहे हो ना? तो मोस्ट कॉमन साइट फर्स्ट नंबर में एडल्ट का बात हो रहा है, तो कैसा, कौन सा? सेफेलिक। हम सेलेक्ट करते कौन सा वेन? सेफेलिक। दूसरा नंबर में कौन सा वेन सेलेक्ट करेंगे? बेसालिक वेन। तीसरा नंबर में हम कौन सा वेन सेलेक्ट करेंगे? मीडियल कुबाइटल वेन। मीडियल कुबाइटल वेन। ये तीन वेन हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि नहीं? अब सुनो, ये तो किसका बात हो गया? एडल्ट में। लेकिन मोस्ट कॉमन साइट न्यूनेट में। मोस्ट कॉमन साइट किसमें? न्यूनेट में। देखो, जब न्यूनेट जन्म लेता है ना, नवजात बच्चा जन्म लेता है ना, देखो इधर, ये नवजात बच्चा हुआ, जन्म हुआ, जिसका जन्म जब होता है तो उसका नाभि में एक कॉर्ड लगा होता है, जिसको बोलते हैं एम्बलाइकल कॉर्ड। नाभि में एक कॉर्ड लगा होता है, उसको क्या बोलते हैं? एम्बलाइकल कॉर्ड। उस कॉर्ड को बोलेंगे एम्बलाइकल कॉर्ड। तो इसमें जो वेन होगा ना, इसमें जो वेन होगा, इसी वेन को कौन सा वेन बोलते हैं? एम्बलाइकल वेन। यही वेन न्यूनेट के लिए कैसा साइड होगा? मोस्ट कॉमन साइट किसमें? न्यूनेट के लिए कौन सा वेन? एम्बलाइकल वेन, जो जस्ट पैदा होगा। समझ रहे हो ना? अब सुनो, मोस्ट कॉमन साइट अगर हमको पूछे किसका, इन्फेंट में या चाइल्ड में पूछेगा, कौन सा जवाब देंगे? स्काल्प वेन, जो हेड में होता, और दूसरा लोअर एक्सट्रीमिटी। तो एक होगा स्काल्प वेन, फिर दूसरा लोअर एक्सट्रीमिटीज में हम इन्फेंट को कैनुला लगाएंगे।
स्काल्प वेन इसलिए सेलेक्ट करते हैं हेड का वेन, क्योंकि वहां पर फैटी टिश्यू का डिपोजिशन नहीं होता, वेन इजिली विजिबल होगा, इसलिए वहां पर हम अप्लाई करेंगे। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, ये बात हम पढ़ के रखे हुए हैं ना। अब सुनो, अब आगे पढ़ेंगे। देखो, कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईवी थेरेपी पढ़ रहे थे ना, कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईवी थेरेपी, इंट्रावेनस थेरेपी का कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है, इसमें क्या क्या हो सकता है कॉम्प्लिकेशन में। एक हमसे गलती ये हो सकता है, वेन में चढ़ाना था मेडिसिन को, वेन में ना चढ़ा करके वेन से बाहर मेडिसिन चले गया, ये हमसे गलती हो सकता है। इस गलती को बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन, बोलते हैं ना। दूसरा गलती क्या हुआ, वेन में मेडिसिन को स्पीड में डाल दिए, या इरिटेटिव मेडिसिन था, इरिटेशन करने वाला मेडिसिन था, उसको वेन में डाल दिए, तो वेन में स्वेलिंग कर देगा, वेन को फुला देगा। जब वेन को फुला दिया, वेन में स्वेलिंग कर दिया, ऐसा घटना बोलेंगे फ्लेबाइटिस। क्या बोलेंगे? फ्लेबाइटिस। ये घटना गलती कर सकते हैं हम। दूसरा, इंजेक्शन दिए या फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन किए, फ्लूइड के साथ या इंजेक्शन के साथ हम पेशेंट का वेन में एयर को डाल दिए, एयर चले गया, तो ये भी गलती हो सकता है हमसे। इस गलती को बोलेंगे एयर इम्बोलिज्म। क्या बोलेंगे? एयर इम्बोलिज्म बोलेंगे कि नहीं? हाँ। फिर चौथा गलती क्या करेंगे, जो कैनुला हम लगाए थे, जो कैनुला हम पेशेंट को लगाए थे, वो कैनुला में क्वालिटी नहीं था, वो कैनुला अच्छी क्वालिटी का नहीं था, अच्छी क्वालिटी का नहीं था तो कैनुला लगा दिए। एक्सीडेंटल बस क्या हो गया, कैनुला का जो टिप होता है ना प्लास्टिक वाला, वो टूट गया, टूट करके वेन में चले गया। दिक्कत करेगा कि नहीं? टूट करके कहाँ चले गया? वेन में चले गया। अब वेन में चले गया तो नुकसान करेगा कि नहीं करेगा? रे करेगा ना। ऐसा मिस्टेक को हम क्या बोलते हैं? कैथेटर एम्बोलिज्म। इसको बोलते हैं कैथेटर एम्बोलिज्म। क्या इतना बात समझ रहे हो? फिर पांचवा गलती हम क्या कर सकते हैं, किसी को आईवी थेरेपी के थ्रू फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे, पानी को चढ़ा रहे। पानी चढ़ना चाहिए जहां 1 लीटर, वहां हम पानी चढ़ा दिए उसको 5 लीटर, 5 लीटर पानी चढ़ा दिए, तो उसका बॉडी में फ्लूइड ओवरलोड होगा कि नहीं होगा? हाइपरवोलेमिया का कंडीशन अराइज होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो ऐसा गलती को हम क्या बोलेंगे? सर्कुलेटरी ओवरलोड बोलेंगे ना। कैसा गलती है? पांचवा गलती हुआ कि नहीं हुआ? अब छठवां गलती देखो, आईवी थेरेपी के दौरान हम आईवी थेरेपी के थ्रू पेशेंट को कोई मेडिसिन चला रहे थे, कोई फ्लूइड चढ़ा रहे थे, चढ़ा जो रहे थे हम, पंक्चर किसको कर रहे थे? वेन को ना। पंक्चर किसको कर रहे थे? वेन के अंदर डायरेक्ट क्या होता? ब्लड होता है ना। तो इन्फेक्शन का सबसे आसान तरीका होने का, वो साइड से इन्फेक्शन आसानी से जा सकता है ना, उस वेन पंक्चर साइड से, जिसको बोलते हैं वेनु पंक्चर साइड, उस साइड से आसानी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में इंटर कर सकता है कि नहीं? बॉडी में आसानी से इंटर कर सकेगा ना, क्योंकि वेन को हम पंक्चर कर रहे। इन्वायरमेंट में चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे उस कैथेटर में लगा हुआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे इन्फेक्टेड सिरिंज हो, चाहे इन्फेक्टेड नीडल हो, चाहे इन्फेक्टेड आईवी फ्लूइड्स हो, या चाहे इन्फेक्टेड क्लोथ्स हो, ये सब क्लोथ्स डायरेक्ट ब्लड कांटेक्ट में आ सकता है ना। जब डायरेक्ट ब्लड कांटेक्ट में आ जाएगा तो इन्फेक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो छठवां आईवी थेरेपी का सबसे छठवां कॉम्प्लिकेशन होता है कि इन्फेक्शन होने का भी क्या होता है? रिस्क होता। क्या होने का रिस्क होता? इन्फेक्शन होने का। समझ रहे हो ना? अगर हम आगे पढ़ेंगे, इन्फेक्शन 2 प्रकार का होगा। एक क्या होगा कि जिस स्थान पर हम कैनुला लगाए थे, जिस स्थान पर वेन को पंक्चर किए थे, उसी साइट पर सिर्फ और सिर्फ इन्फेक्शन प्रेजेंट है, इसको बोलेंगे लोकल इन्फेक्शन। क्या बोलेंगे? ऐसा इन्फेक्शन को हम बोलेंगे लोकल इन्फेक्शन। जिस साइट पर कैनुला लगा हुआ था सिर्फ टिश्यू में ही इन्फेक्शन फैला है, तो इस इन्फेक्शन को बोलेंगे लोकल इन्फेक्शन। तो लोकल इन्फेक्शन का सिम्टम्स क्या होगा कि उस पार्टिकुलर एरिया पर पस का फॉर्मेशन होगा, रेडनेस होगा, दर्द होगा। समझ रहे हो ना? लेकिन अगर वो इन्फेक्शन लोकल ना रह के ब्लड में चले गया, ब्लड में इंटर हो गया, ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में चले गया, अब वो इन्फेक्शन, तो अब वो क्या लोकल इन्फेक्शन रहा? वो जनरल इन्फेक्शन हुआ कि नहीं हुआ?
हुआ या नहीं हुआ, पूरे बॉडी में इन्फेक्शन चले गया ना, इसको लोकल इन्फेक्शन नहीं बोलेंगे, इसको जनरल इन्फेक्शन बोलेंगे। समझ रहे हो ना? इसमें इससे ब्लड में इन्फेक्शन चले गया, ब्लड में इन्फेक्शन हो गया, ब्लड में इन्फेक्शन होने को बोलते सेप्टिसीमिया। क्या बोलते? सेप्टिसीमिया। बहुत डेंजर कंडीशन होता, अगर तुरंत ट्रीट नहीं करेंगे तो पेशेंट तुरंत शौक में जाके पेशेंट का डेथ हो सकता है। समझ रहे हो ना? जब तक लोकल इन्फेक्शन है तब तक पार्टिकुलर टिश्यू ही इन्वॉल्व है, लेकिन जब वो इन्फेक्शन ब्लड में चले गया तो होल बॉडी में क्या करेगा? ट्रांसमिट करेगा ना, करेगा कि नहीं करेगा? होल बॉडी में ट्रांसमिट करेगा तो एकाएक पेशेंट शौक में चले जाएगा। ब्लड का इन्फेक्शन को हम बोलते हैं सेप्टिसीमिया। एकाएक पेशेंट शौक में चले जाएगा और अगर हम शौक का मैनेजमेंट नहीं किए तो पेशेंट का डेथ हो जाएगा। अब बोलोगे शौक क्या होता? बोलोगे ना, शॉक को हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स। कार्डियक सिस्टम और वेसल्स, ब्लड वेसल्स हाथ खड़ा कर देता, अब हमसे ना हो पाएगा। बात समझ रहे हो? हम थोड़ा डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। सेप्टिसीमिया अर्थात ब्लड में इन्फेक्शन को क्या बोलेंगे? सेप्टिसीमिया। ब्लड में इन्फेक्शन को क्या बोले? सेप्टिसीमिया। और सेप्टिसीमिया के वजह से पेशेंट को होगा शॉक, तो सेप्टिसीमिया शॉक होगा। सेप्टिसीमिया शॉक किस वजह से होता? सुनो, पहले कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में गया, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में गया तो बॉडी का इम्यून सिस्टम पहले उससे लड़ने की कोशिश क्या होगा? पूरे लड़ने की कोशिश क्या होगा? लड़ने की कोशिश क्या होगा? कुछ देर तक लड़ने का कोशिश क्या होगा? जब हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम, हमारा बॉडी का WBC उस ऑर्गेनिज्म को नहीं मार सका, उस पैथोजन को नहीं मार सका, तब हमारा इम्यून सिस्टम हाथ खड़ा कर देगा कि अब हमसे ना हो पाएगा, अब हमसे ना हो पाएगा। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रफ्तार और बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा ना। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा बॉडी का ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा, एकाएक क्या कर देगा? डायलेट, ब्लड वेसल्स को एकाएक फैला देगा। जब ब्लड वेसल्स फैल गया तो प्रेशर कम होगा कि ज्यादा? बहुत ज्यादा फैल गया तो प्रेशर कम हो गया, ब्लड वेसल्स में प्रेशर कम हो गया। जब ब्लड वेसल्स में प्रेशर कम हो गया, सब का सब ब्लड नीचे की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? नीचे पार्ट में चले जाएगा। अब ब्लड वेसल्स में प्रेशर कम हुआ तो अब वाइटल ऑर्गन में ब्लड आसानी से जा पाएगा? ब्रेन, किडनी, लीवर, लंग्स में आसानी से ब्लड जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो वो ऑर्गन फेल्योर की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? और इंसान का डेथ होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? किसी भी प्रकार का शौक हो, शौक बोलते हैं ना, उसका अल्टीमेट रीजन यही होता, बीपी गिर जाता, ब्लड वेसल्स का प्रेशर गिर जाता। समझ रहे हो ना? ब्लड वेसल्स का प्रेशर गिर जाएगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? शॉक बोलेंगे। लेकिन यहाँ जनरल इन्फेक्शन के होने की वजह से, सेप्टिसीमिया होने की वजह से कैसा शॉक हो रहा है? सेप्टिसेमिक शॉक हो रहा है। इसमें पैथोजन या बैक्टीरिया जब इम्यून सिस्टम को हरा देगा तो तब जाके वो किस पर अटैक करेगा? ब्लड वेसल्स पर। जब वो ब्लड वेसल्स पर अटैक करेगा तो ब्लड वेसल्स को क्या करके रख देगा? फैला करके रख देगा। ब्लड वेसल्स को जब फैला दिया, प्रेशर गिरेगा ना। जब प्रेशर गिरेगा टिश्यू का परफ्यूजन कम होगा ना, पार्टिकुलर ऑर्गन में ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा तो ऑर्गन फेल्योर की तरफ जाएगा ना। कंटिन्यूस आधा घंटा तक ऐसा ही रहा तो पेशेंट का डेथ होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो कुल मिला के IV थेरेपी का कितना कॉम्प्लिकेशन हमको पढ़ना है। पहला, इन्फिल्ट्रेशन। जब ब्लड वेसल्स से फ्लूइड ब्लड वेसल्स में ना जाके ब्लड वेसल्स के बाहर चले जाए, बोलते हैं इन्फिल्ट्रेशन। बोलते हैं ना, ब्लड वेसल्स फूल जाए या वेन फूल जाए, बोलते हैं फ्लेबाइटिस। बोलते हैं ना। तीसरा, एयर चले गया तो एयर इम्बोलिज्म, कैथेटर चले गया तो कैथेटर इम्बोलिज्म बोलेंगे ना। इन्फेक्शन हो गया तो इन्फेक्शन, और फ्लूइड का एक्सेसिव इनटेक हो गया तो फ्लूइड ओवरलोड या सर्कुलेटरी ओवरलोड, ये सब का सब IV थेरेपी का कॉम्प्लिकेशन होता। लेकिन अगर हम पढ़ेंगे तो ये कॉम्प्लिकेशन से अपने को और अपने पेशेंट को बचा सकेंगे और इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी आता। समझ रहे हो ना? अब हर एक को बारी बारी से हम पढ़ेंगे ना, पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? सुनो तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ IV थेरेपी में देखो, सबसे पहले हम कल भी पढ़े थे, किसको पढ़े थे? देखो, इनफिल्ट्रेशन को देखो, सुनो, इनफिल्ट्रेशन किसको बोलते हैं?
कुछ एक्स्ट्रा बात समझने को नहीं मिल रहा है? वही चीज पढ़ने से फिर एक्स्ट्रा बात तुमको सुनने को नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना? नहीं हंसने का। सुन, इनफिल्ट्रेशन, लीकेज ऑफ फ्लूइड अवे फ्रॉम वेन को क्या बोलेंगे? इनफिल्ट्रेशन। वेन से बाहर चले गया उसको क्या बोलेंगे? इनफिल्ट्रेशन। देखो, लीकेज ऑफ फ्लूइड, लीकेज ऑफ फ्लूइड अवे फ्रॉम वेन को क्या बोलेंगे? इनफिल्ट्रेशन। समझ रहे हो ना? ये ब्लड वेसल्स हुआ ना, लेकिन फ्लूइड को ब्लड वेसल्स में इन्फ्यूज करना था, नहीं करके ब्लड वेसल्स का बाहर में इन्फ्यूज हो गया, इसको क्या बोलेंगे? इनफिल्ट्रेशन बोलेंगे ना। तो अब इनफिल्ट्रेशन जो हुआ, देखो, जो हम आईवी बोतल पेशेंट को चढ़ाए, आईवी बोतल पेशेंट को चढ़ाए, आईवी बोतल का टेम्परेचर 24 से 26 डिग्री सेल्सियस होगा, 27 डिग्री सेल्सियस होगा। समझ रहे हो ना? लेकिन मेरा ब्लड का टेम्परेचर, मेरा बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। समझ रहे हो ना? अगर ये फ्लूइड 26 डिग्री सेल्सियस वाला फ्लूइड, 24 डिग्री सेल्सियस वाला फ्लूइड अगर डायरेक्ट जाके वेन में चले जाए, तो वेन में चले गया तो नॉर्मल हो जाएगा, बॉडी टेम्परेचर का इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर ये फ्लूइड वेन में ना जाके वेन के बाहर चले गया, तो उस स्थान पर देखो लो टेम्परेचर का फ्लूइड आ रहा है ना, उस स्थान पर क्या कर देगा? उस स्थान पर ठंडापन कर देगा ना। ठंडापन समझ रहे हो ना? ठंडा कर देगा ना, करेगा ना। तो इनफिल्ट्रेशन का सबसे क्या बोलते हैं, क्लिनिकल सिम्टम्स क्या होता है कि कूलनेस ऑफ एट साइट, दैट साइट ठंडा हो जाएगा। समझ रहे हो? लेकिन फ्लेबाइटिस जिसमें वेन फूल जाएगा, उसमें उसका क्लिनिकल सिम्टम्स क्या होगा? रेडनेस और वार्म एट दैट साइट। समझ रहे हो कि नहीं? तो सुनो, तो इनफिल्ट्रेशन का साइन सिम्टम्स क्या क्या होगा बताओ? इनफिल्ट्रेशन का साइन सिम्टम्स, हाँ, इनफिल्ट्रेशन का सबसे पहले टिश्यू में फ्लूइड जाएगा तो वहां स्वेलिंग होगा। स्वेलिंग होगा तो बोलेंगे इडिमा। ये इसी को दूसरे नाम में क्या बोलते हैं? इडिमा का दूसरे नाम में स्वेलिंग बोलेंगे। उस स्थान पर पेन होगा कि नहीं होगा? उस स्थान पर पेन होगा। जो इन्फ्यूजन जा रहा है वो स्लो स्पीड से जाने लगेगा ना। इन्फ्यूजन क्या हो जाएगा? इन्फ्यूजन क्या हो जाएगा? उस स्थान पर स्लो हो जाएगा। इतना बात समझ गए? फिर उस स्थान पर ठंडा हो जाएगा, गर्म, कूल एट दैट साइट। उस स्थान पर कैसा एहसास होने लगेगा पेशेंट को? ठंडापन का एहसास होने लगेगा। ये सब सिम्टम्स किसका हो गया? इनफिल्ट्रेशन का। इतना बात समझ रहे? समझ रहे हो? साथ साथ वहां कैसा कलर हो जाएगा? येलो कलर हो जाएगा। येलो कलर हो जाएगा उस स्थान पर। किसका पढ़े हम? इनफिल्ट्रेशन। किसका पढ़े हम? इनफिल्ट्रेशन। समझ रहे हो ना? अब देखो साइन सिम्टम्स पढ़ लिए, इसका देखो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, कैसे इसका क्या करेंगे? ट्रीटमेंट करेंगे। तो देखो इंटरवेंशन, सबसे पहले स्वेलिंग हो रहा है तो इन्फ्यूजन को बंद करेंगे ना। बंद करेंगे, टॉप डॉक्टर को क्या करेंगे? इन्फॉर्म करेंगे। तो क्या सबसे पहले क्या करेंगे? स्टॉप द, एक नंबर में स्टॉप द इन्फ्यूजन, एक नंबर में किए। दूसरा नंबर में क्या करेंगे? डॉक्टर को क्या कर दिए? इन्फॉर्म कर दिए। तीसरा नंबर में बताओ, तीसरा नंबर में, हाँ हाँ, अरे इंटरवेंशन कर रहे हैं रे डॉक्टर। पहला बात इन्फ्यूजन को स्टॉप कर देंगे, हटा देंगे, डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे ऐसा हो चुका है। तीसरा, यहाँ जो स्वेलिंग हो रखा है, अगर हम इस एक्सट्रीमिटी को अगर हम उठा के रखे, एक्सट्रीमिटी को उठा करके रखेंगे तो स्वेलिंग रिड्यूस होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो बोलेंगे एलिवेट एक्सट्रीमिटी, एलिवेट एक्सट्रीमिटी टू रिड्यूस स्वेलिंग को क्या करने के लिए? टू रिड्यूस स्वेलिंग। पढ़े थे ना? किसको पढ़े हम? इसको किसको पढ़े? इनफिल्ट्रेशन को पढ़े। फिर इसके बाद क्या पढ़ेंगे बताओ? सुनो, फ्लेबाइटिस। फ्लेबाइटिस किसको बोलता है?
इन्फ्लामेशन ऑफ वेन को हम क्या बोलते हैं? स्वेलिंग बोलते हैं कि नहीं? इन्फ्लामेशन ऑफ वेन को फ्लेबाइटिस बोलेंगे। इसका काउज बताओ। इरिटेटिंग सॉल्यूशन दे दिए, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन दे दिए, या स्पीड से एडमिनिस्ट्रेशन कर दिए? स्पीड फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन, स्पीड इन्फ्यूजन कर दिए, वेन को फुला देगा। दूसरा इरिटेटिंग और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन डाल दिए। हाइपरटोनिक वहां पर क्या डाल दिए? सॉल्यूशन वेन में जाने दिए। वेन में स्वेलिंग करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। सबसे ज्यादा इरिटेटिव सॉल्यूशन हम कभी बताए हैं, पोटेशियम का क्या कर दिया हम? पोटेशियम है एडमिनिस्ट्रेशन पेशेंट को किए, पहले भी हम बताए हैं। पोटेशियम सबसे इरिटेटिव सॉल्यूशन होता है, इसलिए जब भी हम पोटेशियम देंगे, NS में डिजोल्व करके पोटेशियम देते हैं, जब भी देंगे पोटेशियम बहुत स्लो मोशन में देना होता है। अगर हम उसका स्पीड को फास्ट कर दिए तो पेशेंट को वेन में भी रहेगा ना निडिल, पेशेंट को बहुत पेन करेगा, बहुत दर्द करेगा। क्यों? क्योंकि कैसा सॉल्यूशन होता है पोटेशियम? इरिटेटिव सॉल्यूशन होगा, इरिटेट करने वाला सॉल्यूशन होगा। इसीलिए इसको जब भी चढ़ा रहेंगे तो स्लो मोशन में चढ़ा रहे थे। कैसे चढ़ा रहे होते हैं? जब भी चढ़ाएंगे किसको? पोटेशियम को, तो हमेशा कौन सा मोशन में चलाएंगे? स्लो मोशन में। इसीलिए जितना भी इरिटेटिव सॉल्यूशन है सबको हम जब डालते हैं, अगर वो ज्यादा इरिटेटिव है तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसको छोटा मोटा वेन में नहीं डालें, क्योंकि छोटा मोटा वेन में अगर वो डाला तो वो वेन में फ्लेबाइटिस करा देगा ना, वेन में इन्फ्लामेशन करा देगा ना। तो इसके लिए डायरेक्ट सेलेक्ट करते, जैसे कीमोथेरेपी चल रहा है किसी पेशेंट को, लार्ज अमाउंट में बहुत क्या बोलते हैं साइड इफेक्ट छोड़ने वाला मेडिसिन होता है कीमो का, कैंसर का पेशेंट को जो देते हैं, समझ रहे हो ना। और ये पोटेशियम एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, और भी हाइपरटोनिक फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, या लार्ज अमाउंट में फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ रहा है। इस कंडीशन में हम कोशिश करते हैं कि हम अब वेन में ना डालें। कहाँ डालेंगे? सेंट्रल लाइन के थ्रू, या तो जुगुलर वेन में डालेंगे। मोस्ट कॉमनली कहाँ डालते? यहाँ इस वाला रीजन को क्या बोलते हैं? जुगुलर वेन में डालेंगे, या तो कहाँ पर डालेंगे? फ्यूमोरल वेन में डालेंगे। बड़ा वेन में डालेंगे, वहां कम से कम फ्लेबाइटिस का चांस होगा, वहां फ्लेबाइटिस का चांस रिड्यूस हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये हो गया फ्लेबाइटिस का कारण। साइन सिम्टम्स बताओ, फ्लेबाइटिस का साइन एंड सिम्टम्स बताओ। देखो जहां पर होगा वेन स्वेलिंग होगा ना, स्वेलिंग ऑफ वेन, वेन क्या हो जाएगा? उस स्थान पर फूल जाएगा, फूलेगा कि नहीं? पेन होगा, लाल हो जाएगा उस जगह। लाल क्यों हो गया? वेन फूला, तो वेन फूला तो उसका परमेबिलिटी क्या हो गया? वेन जब फूला तो पतला हुआ होगा ना, तो जब पतला होगा तो ब्लड हल्का लीक करेगा ना, जब लीक ब्लड करेगा तो वहां से लाल दिखेगा ना। तो रेडनेस एट साइट कैसा देखने को मिलेगा? लाल देखने को मिलेगा। क्या? साइट। सुन रहे हो कि नहीं? स्वेलिंग हो जाएगा, वेन में दर्द करेगा, रेडनेस देखने को मिलेगा। सुन रहे हो ना? उस स्थान पर इतना सिम्टम्स देखने को मिलेगा। किसमें? फ्लेबाइटिस का कंडीशन में। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, देखो इससे पहले क्या पढ़ाए थे? इन्फिल्ट्रेशन पढ़ाए थे ना। क्या पढ़ाए थे? इन्फिल्ट्रेशन। तो इन्फिल्ट्रेशन से बचने के लिए, इधर देखना रे, इन्फिल्ट्रेशन से बचने के लिए हम कल भी तरीका तुमको बताए थे कि फ्लूइड वेन से बाहर नहीं चले जाए। जैसे हम नीडल एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे कैनुला में, तो सबसे पहले हम ट्यूब को कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस करके छोड़ेंगे। अगर उसमें ब्लड आ गया इसका मतलब है प्रॉपर प्लेसमेंट है। अगर ब्लड नहीं आया तो तब प्लेसमेंट सही नहीं है। तो हम इन्फ्यूजन को स्टार्ट तभी करेंगे जब ब्लड आए या इंडिकेट कर रहा है कि प्रॉपर प्लेसमेंट है, तभी जाकर हम इन्फ्यूजन को स्टार्ट करेंगे। समझ रहे हो ना? तो इस प्रकार चेक करके हम इन्फिल्ट्रेशन से बच सकते हैं कि नहीं? अब बताओ हम इससे कैसे बचेंगे? फ्लेबाइटिस से बचने के लिए हम क्या तरीका अपनाएंगे बताओ?
इसका इंटरवेंशन कैसे करेंगे? देखो इसमें भी इन्फ्यूजन को क्या करेंगे? स्टॉप करेंगे। क्या करेंगे रे? स्टॉप। इन्फ्यूजन को क्या कर दिए हम? स्टॉप कर दिए। किए कि नहीं? हाँ, फिर क्या करेंगे? डॉक्टर को क्या कर देंगे हम? स्टॉप इन्फ्यूजन। डॉक्टर को क्या कर दिए हम? इन्फॉर्म कर दिए। फिर क्या करेंगे बताओ? फिर क्या करेंगे? साइट को चेंज करेंगे? नहीं करेंगे रे? चेंज द IV साइट। IV साइट को क्या कर दिया हम? चेंज कर दिए। फिर उसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम? और क्या कर सकते हैं हम? स्वेलिंग हो गया ना, ब्लड वेसल्स फैल गया ना, स्वेलिंग को कम करने के लिए वहां गर्म वस्तु का सेक देंगे कि ठंडा वस्तु का? ठंडा वस्तु का सेक देंगे। कोल्ड एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे। ठंडा वस्तु बर्फ या वहां ला के रखेंगे। जब ठंडा वस्तु रखेंगे तो ठंडा वस्तु वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, ब्लड वेसल्स को सिकुड़ेगा। समझ रहे हो ना? सिकुड़ेगा तो फ्लेबाइटिस क्या होगा? कम होगा। समझ रहे हो ना? तो किसको अभी हम पढ़े? फ्लेबाइटिस को। किसको पढ़े? फ्लेबाइटिस को। सुन रहे हो कि नहीं? कल पढ़े थे नहीं है क्या? हाँ, इन्हें पढ़े थे? रुक गया, छोड़ना। तो लिख लिख लिख। लिखा? मिटाए? हाँ, इधर सुनो, दूसरा देख लो, एयर एम्बोलिज्म। सुनो, कल पढ़े हैं थे इसको। एयर इंटर्स इनटू वेन, उस कैनुला के थ्रू, IV सेट के थ्रू, इसी को क्या बोलेंगे हम? एयर एम्बोलिज्म बोलेंगे कि नहीं रे? एयर इंटर्स इनटू कहां पर? वेन को हम क्या बोलेंगे? एयर एम्बोलिज्म बोलेंगे ना। एयर एम्बोलिज्म जब भी हुआ, इसका साइन सिम्टम्स क्या होगा बताओ? जब भी एयर एम्बोलिज्म होगा तो वो एयर जाकर हार्ट में जाएगा, पेन कराएगा, सीवियर चेस्ट पेन कराएगा। देखो, सीवियर चेस्ट पेन किसको हो जाएगा? पेशेंट को। ब्लड वेसल्स में ही एयर चले गया तो प्रेशर कम कराएगा कि नहीं कराएगा? तो क्या कराएगा? हाइपोटेंशन। क्या कराएगा? सीवियर चेस्ट पेन हो गया, हाइपोटेंशन होगा तो हार्ट बीट बढ़ेगा, रिस्पिरेशन रेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा रे? कंपनसेट करने के लिए हार्ट अपना मैकेनिज्म को बढ़ाएगा ना। हाँ, तो टेकीकार्डिया, टेकीपिनिया, वाह कि नहीं? हाँ, क्या देखने को मिलेगा? साइनोसिस क्यों देखने को मिलेगा? साइनोसिस क्यों देखने को मिलेगा बताओ? देखो, जिस स्थान पर एयर रहेगा वो एयर नहीं है जो एयर लंग्स के थ्रू गया है। याद रखना, ये वो एयर नहीं है। ये जो बाहर से एयर गया ना, वो एयर सिर्फ और सिर्फ ऑब्स्ट्रक्शन का काम करेगा। वो एयर सिर्फ और सिर्फ उस स्थान पर एक्सचेंज को बाधित करने का काम करेगा। जब एक्सचेंज बाधित होगा, टिश्यू में ऑब्स्ट्रक्शन होगा, टिश्यू में प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा, तो वहाँ क्या देखने को मिलेगा? साइनोसिस। क्या देखने को मिलेगा? साइनोसिस। तो क्या देखने को मिलेगा? साइनोसिस देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब सुनो मेरा बात, इसका इंटरवेंशन कैसे करेंगे? बताओ?
जब ऐसा कंडीशन, फिर इन्फ्यूजन को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, स्टॉप इन्फ्यूजन। डॉक्टर को क्या कर दिया हम, इन्फॉर्म कर देंगे, और हम चाहेंगे कि वो एयर को निकाले, क्योंकि वो एयर है जो कभी हीमोग्लोबिन से बाइंड नहीं करेगा, समझ रहे हो ना। वो एयर है जो कभी प्लाज्मा में आसानी से डिजॉल्व नहीं होगा, लेकिन वो एयर है जो थ्रोम्बस कराने के लिए जिम्मेदार होगा, समझ रहे हो ना। तो इसलिए वो एयर को हम क्या चाहेंगे, निकालना चाहेंगे ना, बाहर निकालना चाहेंगे ना। तो सुनो, इसलिए उसको हम पोजीशन कैसा देंगे, हाँ, लेफ्ट ट्रेडनबर्ग पोजीशन हम पेशेंट को प्रदान करेंगे। इसके पीछे का रीजन बता रहे तुमको हम, क्यों आखिर लेफ्ट ट्रेडनबर्ग पोजीशन क्यों देते हैं, हम कल भी बताए थे। देखो, पेशेंट है, राइट ऑट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, समझ रहे हो ना। अगर वो एयर किधरों से लेफ्ट ऑट्रियम में आ गया तो लेफ्ट वेंट्रिकल में भी जाएगा ना, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा तो पूरे बॉडी में जाएगा ना, सर्कुलेशन में जाएगा कि नहीं जाएगा, सर्कुलेशन में जाएगा तो वो ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करेगा ना, घूमते रहेगा ना। अब जिस ऑर्गन में जाकर रुकावट कर दिया फिर दिक्कत करेगा ना। तो हम क्या चाहते, वो एयर कहाँ आ जाए, ताकि राइट ऑट्रियम से राइट वेंट्रिकल में चले जाए, राइट वेंट्रिकल से कहाँ चले जाए, लंग्स में वो एयर निकल जाए, रिस्पिरेशन के थ्रू निकल जाए। इसलिए पेशेंट को हम कैसा पोजीशन देंगे, ट्रेडनबर्ग पोजीशन देंगे। पेशेंट का सर को नीचा झुका देंगे। कैसा साइड प्रदान करेंगे, लेफ्ट साइड, ताकि जो एयर आया है वो एयर कहाँ आकर ट्रैप हो, राइट ऑट्रियम में कहाँ ट्रैप हो। तो लेफ्ट ट्रेडनबर्ग पोजीशन देंगे टू ट्रैप एयर इनटू कहाँ पर राइट ऑट्रियम। क्या इतना बात समझ गए। जब एयर एम्बोलिज्म पढ़ लिए तो कैथेटर एम्बोलिज्म पढ़ेंगे ना। कैथेटर एम्बोलिज्म में क्या घटना घटेगा, सुनो। कैथेटर जो कैनुला लगाए, कैनुला को ही कैथेटर मोस्टली बोलते हैं, प्लास्टिक वाला पार्ट को। तो कैथेटर जो हम लगाए उसका टिप टूट के कहाँ पहुंच गया, वेन में। कहाँ पहुंच गया, वेन में पहुंच गया। तो अब वो सर्कुलेशन में घूमेगा ना, जिधर जाएगा उधर प्रॉब्लम डालते हुए जाएगा कि नहीं जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन करते हुए जाएगा कि नहीं जाएगा, वेन में इन्फ्लामेशन करते हुए जाएगा कि नहीं जाएगा ना। तो अब सुनो, कैथेटर एम्बोलिज्म में क्या करेंगे। सबसे पहले कैथेटर एम्बोलिज्म होता क्यों है, हम क्या करते गलती, जितना जब हमको मेडिसिन लेना होता, जब हमको सर्जिकल आइटम लेना होता, तो हम दूसरे जगह से, दूसरे मेडिकल से लेके आते हैं। जहां हमको सस्ता में मिले हम कोशिश करते हैं वहां से सामान लाए। मोस्टली सर्जिकल इक्विपमेंट जितना भी होगा, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जितना भी होगा, उसको कभी भी सस्ता आइटम परचेज नहीं करना होता है। सस्ता आइटम पेशेंट को जानलेवा हो सकता है। अब बताओ कैसे। जस्ट इसका एग्जाम्पल दिखा रहे, कैथेटर एम्बोलिज्म के थ्रू सस्ता जगह से लाया सर्जिकल आइटम, कैनुला भी सस्ता जगह से लाया। तो जब सस्ता जगह से लाएगा तो उसका क्वालिटी सही नहीं होगा। उसका क्वालिटी जब सही नहीं होगा तो उसका रप्चर होने का चांस, टूटने फूटने का चांस कम होगा कि ज़्यादा होगा ना। तो जब क्वालिटी मेंटेन नहीं रहेगा और जब वो कैनुला लगेगा तो उसका टूटने का चांस और टूट के वेन में जाने का चांस कम होगा कि ज़्यादा होगा ना। तो कैथेटर एम्बोलिज्म का चांस कम होगा कि ज़्यादा होगा ना। इसी चीज़ से बचने के लिए, यही कॉम्प्लिकेशन सबसे बचने के लिए हॉस्पिटल का प्लानिंग क्या होता कि आप मेडिसिन और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट मेरा ही हॉस्पिटल से क्या कीजिए, परचेज कीजिए। आपको करना पड़ेगा। बहुत हॉस्पिटल का ये प्राइवेसी होता है, ये नियम होता है, रूल्स होता है कि आप मेरा ही हॉस्पिटल से मेडिसिन लीजिए और मेरा ही हॉस्पिटल से सर्जिकल इक्विपमेंट को परचेज कर सकता है, बाहर से परचेज नहीं कर सकता है। समझ रहे हो ना। इसका बेनिफिट वाला जो भी रीजन होगा, बेनिफिट का तो रीजन है ही, लेकिन इसका और एक रीजन है कि किसको मेंटेन रखा जा सके, एक अच्छा क्वालिटी को मेंटेन रखा जा सके, ताकि कॉम्प्लिकेशन होने का चांस क्या हो, कम हो।
सुन रहे हो कि नहीं? अब तुम्हारा दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि बताइए पेशेंट का वेन कैनुला लगाए, कैनुला का टिप टूट गया, टूट के ब्लड वेसल्स में इंटर कर गया, टूट करके ब्लड वेसल्स में क्या कर गया? इंटर कर गया। अब उस टिप को अगर तुम निकालोगे नहीं तो पेशेंट के लिए दर्दनाक और बहुत दर्दनाक हो जाएगा। अब उस टिप को तुमको निकालना पड़ेगा। वो टिप डिजोल्व नहीं होगा किसी कीमत पर, क्योंकि वो प्लास्टिक का बना हुआ है। तो उस कंडीशन में हमारा प्रायोरिटी क्या होगा? हम हाथ में टोर्निक्वेट अप्लाई करेंगे, बांधने वाला वस्तु अप्लाई करेंगे, जितना हम प्रोक्सिमल कर सकते। मान लो यहाँ कैनुला लगाए, कराए ना, यहाँ कैनुला लगाए तो प्रोक्सिमल क्या हुआ? ये बला हुआ कि ये उबला हुआ? एज प्रोक्सिमल एज पॉसिबल, जितना प्रोक्सिमल हम टोर्निक्वेट को अप्लाई कर सके, जितना प्रोक्सिमल अप्लाई कर दिए, बांध दिए। तो बांध दिए, अब जो भी प्लास्टिक मटेरियल था, कैनुला का टूटा हुआ पार्ट था, अब यहीं रहेगा ना, आगे सर्कुलेशन में नहीं जाएगा ना। कहीं अगर आगे सर्कुलेशन में चले जाकर हार्ट में रुक जाता तो हार्ट अटैक करा देगा ना, कार्डियक अरेस्ट करा देगा ना। तो कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हम प्रोक्सिमल साइड पर क्या अप्लाई करते हैं? टोर्निक्वेट को अप्लाई करेंगे। अप्लाई कर दिए, अब पेशेंट का एक्सरे कराएंगे, आखिर वो टिप है कहाँ? सवेरे अगर हम इसको बांध दिए तो टिप बगल में ही होगा। आइडेंटिफाई करेंगे कि वो कैथेटर का टिप है कहाँ, जहां पर है एक्सरे से पता चल जाएगा। सर्जिकल रूप से सर्जिकल इंसिजन लगा करके वेन को काट करके हम उस कैथेटर उसको रिमूव कर लेंगे, उस प्लास्टिक का टिप को रिमूव कर लेंगे और पेशेंट का जान बच जाएगा। अगर छोड़ दिए, अगर वो ऊपर चले गया फिर जानलेवा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो कैथेटर एम्बोलिज्म का मोस्टली रीजन ये होता है कि हम अच्छा क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाते। पहला रीजन, अच्छा क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाते, इसी वजह से ना कैथेटर एम्बोलिज्म मोस्टली होता। क्या लिख लेंगे लैंग्वेज में? लिख सकते हैं क्या? लिख लेता है, इसको लैंग्वेज में लिख लेता है। कैथेटर एम्बोलिज्म, टिप ऑफ द कैथेटर या कैनुला, टिप ऑफ द कैथेटर इंसर्ट इनटू कहां पर? वेन में क्या हो गया? इंसर्ट हो गया। साइन सिम्टम्स क्या क्या होगा बताओ? जहां पर होगा ना वहां सीवियर पेन करेगा, सीवियर पेन एट दैट साइट या हैंड, सीवियर पेन कहां पर? ऑन हैंड पे। हाथ में पेन कैसा होगा? बहुत ज्यादा सीवियर पेन होगा। कहां पे? हाथ में, पहला। दूसरा, वेन फूल जाएगा तो कॉर्ड लाइक वेन हो जाएगा। कैसा वेन? कॉर्ड लाइक वेन, कॉर्ड लाइक वेन हो जाएगा। दो कंडीशन देखा, सीवियर पेन होगा, कैसा वेन हो जाएगा? कॉर्ड लाइक वेन। समझ रहे हो ना? इंटरवेंशन के लिए क्या करेंगे बताओ? अप्लाई टोर्निक्वेट एज प्रोक्सिमल एज पॉसिबल, जितना हम ज्यादा नजदीक बांध सकते हैं। अप्लाई टोर्निक्वेट, टोर्निक्वेट का स्पेलिंग क्या होता है? अप्लाई टोर्निक्वेट एज प्रोक्सिमल एज पॉसिबल, जितना नजदीक में हम टोर्निक्वेट को अप्लाई कर सके करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे बताओ? परफॉर्म एक्सरे टू विजुअलाइज, टू फाइंड आउट, किसको? टिप ऑफ कैथेटर, टू फाइंड आउट टिप ऑफ कैथेटर, कैथेटर का टिप को पता लगाने के लिए। उसके बाद क्या करेंगे? हाँ, उसके बाद क्या करेंगे? बाय डॉक्टर क्या करेगा? सर्जरी करेगा ना, और रिमूव कैथेटर का टिप को क्या करके रख देगा? रिमूव कर देगा और पेशेंट का जान बच जाएगा। इस कॉर्ड लाइक वेन क्यों होगा? हाँ, अरे भैया जो वेन अभी ऐसे था ना, अब वो वेन ऐसे मोटा दिखाएगा,
मोटा दिखने लगेगा। क्यों नहीं दिखेगा? प्लास्टिक का टिप चले गया है। प्लास्टिक का टिप जब चले गया तो जिधर जाएगा वहां इन्फ्लामेशन करते हुए जाएगा। समझ रहे हो ना? देखो अभी क्या क्या पढ़े? फिल्ट्रेशन पढ़े, फिल्ट्रेशन पढ़े, फिर फ्लेवाइटिस पढ़े, फिर एयर एम्बोलिज्म पढ़े, फिर कैथेटर एम्बोलिज्म पढ़े कि नहीं? आज क्लास यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।